अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सादिक कमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपना एक ख़ास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है विल्स एंड इनहेरिटेंस, वसीयत और मीरास। तो पिछले 5 एपिसोड्स में आप लोगों ने सुना होगा कि वसीयत को किस तरीके से बनाना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हमने इनहेरिटेंस के ऊपर भी शुरू किया कि मीरास को किस तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए, उसके क्या क्या ग्राउंड रूल्स और लेवल्स हैं। ये खुद तौज़ी आयतुल्लाह सीसानी साहब की जो तौज़ीउल मसाइल उस पर मौजूद है। तो ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपके नॉलेज के लिए है ताकि आप इसे अमली जामा पहना सकें, और इसे रिलीजियस जुरिस्प्रूडेंस उलमाओं ने मिलकर इसमें डिकोड किया है ताकि आपके सामने ये परसेंटेजेस हाजिर हो और आपको ये सारी चीज़ों में अमली जामा पहनाने में आपको कोई मुश्किलात फेस ना हो इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये होगा कि पिछली बार इरफान भाई ने हमको बहुत सारी कंडीशंस बताई, चीज़ें बताई, लेकिन हर बार इरफान भाई एक चीज़ कह रहे थे जो था एस्ट्रिक यानी कंडीशंस अप्लाई। तो हम आज के एपिसोड्स में ये जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस है और वुमेन के लिए, औरत के लिए क्या क्या और सूरत हाल में क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है हमारे पहले गेस्ट, जिनके जो कोई तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मुझे हमेशा खुशी होती है कि जब भी मैं उनको बुलाता हूँ वो ज़हमत को कबूल करते हैं और हमेशा इंसानियत को मदद करने में हमेशा उनका बहुत बड़ा एक अच्छा रोल रहता है। तो मेरे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी ज़हमतों को कबूल करते हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने इस खिदमत की तौफीक इनायत फरमाई। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं जो अगेन कोई तारुफ के मोहताज नहीं, पिछले एपिसोड में उन्होंने काफ़ी हद तक हमें क्लैरिफिकेशन दी थी, हम उन्हें भूल नहीं सकते और इसीलिए आज के एपिसोड में वो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल मैं वेलकम करता हूँ ब्रदर इरफान करीम। इरफान भाई सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच इरफान भाई कि आपने इन्विटेशन को कबूल किया और आप यहाँ पर हाजिर हुए। शुक्रिया। तो इरफान भाई, मौलाना साहब जैसे आपने पिछले एपिसोड में सुना कि इरफान भाई ने कहा था कि जब स्पाउस की या वाइफ की बात आ गई थी, इरफान भाई हमेशा कह रहे थे कि एक एस्ट्रिक मांगे, कंडीशन अप्लाई है। अब मुझसे रोका नहीं जा रहा ये सवाल पूछते हुए कि वो क्या कंडीशंस है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कंडीशंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपने जो सवाल पूछा है उसको वाज़ेह कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि ख़ातून को यानी ज़ौजा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के तक़सीम करते वक्त अपने शौहर के माल में हक़ दिया है जी। लेकिन एक फ़र्क के साथ, अगर यही माल माँ अपने बेटे से ले रही है या बेटी अपने वालिद से ले रही है तो उस सूरत में ये सूरत नहीं पैदा होती जो अब हम अर्ज़ करने जा रहे हैं जी। लेकिन अगर वाइफ अपने हस्बैंड से माल लेना चाहे तो उस सूरत में ये जो अब उसके हस्बैंड का पूरा माल है उसमें 2 सूरतें पैदा होती हैं। सारी चीज़ें, मसलन अपने शौहर से उसने पैसा लिया, अपने शौहर से मसलन उसके पास प्रॉपर्टी की शक्ल में बैंक बैलेंस मौजूद है, दागीने मौजूद हैं, कपड़े मौजूद हैं, इसी तरह से उसके पास ज़मीन होती है शौहर इस दुनिया से जाने वाले के पास। ये जो सारा उसका माल है इस दुनिया से जाने वाले इंसान का, ये 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। या तो ये इमूवेबल है कि जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं जी। या फिर इसके मुकाबिल मूवेबल है कि जिसको हम अचल संपत्ति नहीं मानते बल्कि जिसको डेली यूज़ के लिए इंसान यूँ कह सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो ये जो 2 सूरतें हैं, इन 2 सूरतों में अगर ये माल मूवेबल है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है तो फिर इसके लिए तो इसमें यकीनी तौर पर 1/4 या 1/8 वाइफ को उसका हक मिलेगा। ओके। 1/4 अगर आपको याद हो उस सूरत में जबकि औलाद नहीं है जी। और 1/8 अगर औलाद है तो इस सूरत में इस वाइफ को उसका हक मिल जाएगा, यानी इसमें से मिलेगा। लेकिन वो चीज़ें जो इमूवेबल हैं उसके 2 पार्ट हैं, इसको मैं ज़रा सा क्लियर कर दूं अपने नाजरीन के लिए। इमूवेबल पार्ट्स में भी 2 सूरतें निकलती हैं, एक ज़मीन या मसलन इसको हम और मिसाल दें, खेत है, बाग है या नहर है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो तकरीबन ज़मीन ही का हिस्सा समझी जाती हैं। ये सब
ऐसे इमूवेबल हैं कि जिनमें वाइफ को किसी भी तरह से उनका पार्ट करके उसको इसका हक नहीं दिया जाएगा, यानी उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके मुकाबिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इस ज़मीन पर बनाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ज़मीन है, उसके ऊपर उसने एक घर बनाया है जी। तो ये घर ज़मीन के अलावा है, ये घर ज़मीन से अलग हटके है। या जैसे इसी तरह अभी मैंने कहा बाग और खेत, वहाँ के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, ये मूवेबल नहीं है, इमूवेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़मीन पर बनी हुई इमारत कह लीजिए आप, या बाग में मौजूद पेड़ कह लीजिए, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनमें अगर ये एज इट इज़ हैं तो इनमें तो वाइफ को इनहेरिटेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनको बेच दिया जाए, ये रकम की शक्ल में आ जाए, मसलन घर है जो बिक गया, तो अब ये जो घर बिका है, इमारत बिकी है, या वो पेड़ है जो बिक गया है, तो अब इसको वाइफ के हक में, यानी वाइफ को भी इसमें से पार्ट मिलेगा। ये हमारी शरीयत का कानून है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूँ, ये जो फ्रूट्स हैं ये पेड़ों के ऊपर अगर लगे हुए थे उस टाइम के जिस मौके के ऊपर ये बाग का मालिक इंतकाल कर रहा है, तो फिर ये मूवेबल होने की बिना पर वाइफ को इसमें उसका हक मिलेगा। लेकिन अगर ये फ्रूट्स बाद में आ रहे हैं कि जो उस दरख्त के ऊपर मीरास बढ़ते वक्त तो मौजूद है, लेकिन डेथ के मौके पर इस दुनिया से जाने वाले इंसान की डेथ के मौके के ऊपर नहीं थे, तो फिर इस सूरत में उसमें से वाइफ को उसका हक नहीं मिलेगा। बिल्कुल मौलाना साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिटेल में इसकी वजाहत फरमाई। इरफान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप जानते हैं कि यूजुअल सिटीज़ में कवानीन होते हैं, कुछ कानून होते हैं, लॉज ऑफ लैंड होते हैं, जिसमें ये होता है कि मान लीजिए एक रैंडम एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूँ कि जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में आपके पास फ्लैट्स आपने ओन किया है, ठीक है। अब आप फ्लैट्स को आप बेचो, लेकिन वो सोसाइटी से आपको ट्रांसफ़र करना होता है, ये सारी चीज़ें होता है, तो उस लिहाज से क्या कोई कंडीशंस में फेरबदल होते हैं? उसको किस लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो अभी मौलाना साहब ने एक्सप्लेन किया, ओके, कि अगर ज़मीन है तो उसमें वाइफ का इनहेरिटेंस नहीं है। अब ये जो फ्लैट है ये ज़मीन पर बनी हुई एक इमारत है, बिल्कुल, ओके, वो एक सिस्टम के ज़रिए उसके अंदर सोसाइटी जो है, ओके, वो सोसाइटी के थ्रू हमें ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है जी। तो ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर के स्ट्रक्चर के अंदर इसको काउंट किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर इसको लिक्विडेट किया जा रहा है या जब इसको लिक्विडेट किया जाएगा तो उसमें वाइफ का हिस्सा ज़रूर निकलेगा, चाहे वो 25% हो या 12.5% हो, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे है कि नहीं है, ओके, तो वो वाइफ को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि अगर ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ पे इस सवाल का जवाब अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे का एक पहलू निकालूं कि अगर वाइफ किसी घर में रह रही है, ओके, तो उस वाइफ को चाहे वो घर को लिक्विडेट किया जा रहा है तब तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उस घर को लिक्विडेट किसी वजह से नहीं किया जा रहा है अभी, तो जो दूसरे मीरास पाने वाले लोग अफराद है, चाहे वो माँ बाप है, औलाद है, वो उस वाइफ को उस घर से निकाल नहीं सकते, ये भी कानून है। अच्छा, यानी अगर उसको लिक्विडेट किया जा रहा है तब तो डेफिनेटली वो लिक्विडेट होके वाइफ को हिस्सा मिल जाएगा। अगर जब तक लिक्विडेट नहीं किया जा रहा है तो वाइफ को घर से निकालने का हुक्म नहीं। तो मौलाना साहब हमें बताइए कि जैसे इरफान भाई ने हमसे अभी कहा कि अगर लिक्विडेट मान लीजिए वो होता है प्रॉपर्टी, तब उसमें वाइफ का हिस्सा होगा, लेकिन आप वाइफ को वो घर से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो घर में उसका गुजर बसर होता है, वो वहाँ पे रहती है। हमें बताइए कि क्या अगर वरसा चाहे तो लिक्विडेट कर सकते हैं या उसे वाइफ का कंसेंट लेना होगा? मैं तीनों चीज़ों के लिए क्लियर कर दूं। मैंने 3 पार्ट्स कहे थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। वो तीनों पार्ट्स के लिए मैं क्लियर किए देता हूं आपके लिए। आपका जो सवाल है, अगर देखिए ज़मीन की जहां तक बात है तो उस ज़मीन पर अगर इमारत मौजूद है और उसमें वो रह रही है तो फिर उस सूरत में बग़ैर उनको राज़ी किए या उनको ख़बर किए उस ज़मीन को नहीं बेचा जाएगा, जबकि उस ज़मीन में
लिक्विडेट कर देने के बावजूद उनको पार्ट नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद उनको खबर होनी चाहिए, इत्तला होनी चाहिए, इसलिए कि वो उसी ज़मीन पर बनी हुई इमारत में रह रही हैं। लेकिन एक लैंड ऐसी है जैसे मसलन बाग वगैरह है, तो उसमें उनको इत्तला देने या ख़बर करने या उनको राज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर वो जैसे कोई इमारत है जैसे मैंने अर्ज़ किया था, तो उसमें अगर लिक्विडेट कर दिया तो उस सूरत में उनको उनका पार्ट मिलना है। जी बिल्कुल। वहाँ भी यही सूरत हाल है कि उनकी रज़ायत के साथ वो उस ज़मीन को या उस इमारत को या उस जगह को बेचेंगे और उसके साथ फिर उनको उनका पार्ट मिलेगा। तीसरी सूरत वो कि जहाँ के ऊपर वो मूवेबल चीज़ें हैं, वहाँ के ऊपर रज़ायत का मसला नहीं है, वहाँ के ऊपर बराबर से बांटने का मसला है कि सही तौर पे उनको बांटा जाएगा। बस यहाँ पर एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूं कि वो जो फर्स्ट पार्ट था कि जिसमें मैंने कहा था लैंड या मसलन बाग है, खेत हैं, इनमें अगर किसी किस्म की चेंजिंग लाना चाह रही है खुद ये लेडी वाइफ, तो उस सूरत में उन्हें उन वारिसों को बताना और उनसे परमिशन लेना होगा किसी भी वजह से। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर उस ज़मीन के ऊपर वो मसलन एक खैमा लगाना चाह रही है, उसको किसी भी तरह से यूज़ करना चाह रही है, तो ऐसी सूरत में उसे उन वारिसों को ख़बर करना और उनको राज़ी करना या उनके मशवरे के साथ उसे ये काम करना होगा। यानी इन शॉर्ट सारे वरसा का कंसेंट होना चाहिए। जी जी। बिना कंसेंट के आप ये चीज़ नहीं कर सकते और ये शरीयत उसको अलाउ नहीं करता है। जी जी जी। मौलाना साहब हमें बताइए, मैं इसी की कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछूं। मान लीजिए ये तो आपने जितनी भी शराइत बताई है ये तब है जब इंतकाल तक वो लोग निकाह में हैं, इंतकाल से पहले उनका डिवोर्स हो गया है, तो इस सूरत हाल में ये कंडीशंस किस तरीके से चेंज होगी? देखिए, अगर इस खातून को तलाक दे दी गई है और ये अपने शौहर से दूर जाकर अब अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो फिर इस सूरत में अब ये इसका शौहर नहीं शुमार होगा और ये इसकी वाइफ शुमार नहीं होगी। लिहाजा अब इसको अपने शौहर की इनहेरिटेंस में, उसकी मीरास में किसी तरह का कोई पार्ट, कोई हिस्सा इसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उसका इससे कोई रिलेशन बाकी नहीं बचा है। अच्छा, अभी मान लीजिए ऐसा भी होता है कि डिवोर्स कुछ दिन पहले हुआ हो और जो वाइफ है, जो सो कॉल्ड फीमेल है, वो बेचारी अभी इद्दत में है, या डिवोर्स का हो सकता है पीरियड इद्दत के दरमियान वो लोग रिवोक भी कर सकते हैं, फिर निकाह में आ सकते हैं। उस दरमियान अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है या मर्द का इंतकाल हो जाता है, तब कंडीशंस क्या होगी? सही, बिल्कुल सही। ऐसी सूरत में आप अगर खुद जो जुमले आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे भी बात क्लियर है, चूंकि ये जो इद्दत का ज़माना होता है, इस इद्दत के पीरियड में इसको हस्बैंड समझा जाता है और इसे वाइफ करार दिया जाता है। अच्छा, अगर ये तलाक रजई है तो फिर इस सूरत में ये वाइफ हस्बैंड हैं जब तक इद्दत कंप्लीट ना हो जाए। तो जब ये इद्दत में है और इसका हस्बैंड दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर ये अपने हस्बैंड से मीरास लेगी। इसी तरह से अगर ये इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो इसका हस्बैंड इससे मीरास लेगा। बिल्कुल, चूंकि अभी ये आपस में डिवोर्स हुआ तो है लेकिन मुकम्मल तौर पे ये अभी जुदा नहीं हुए हैं क्योंकि इद्दत मुकम्मल नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके क्लैरिफिकेशन का। अब कुछ मामले में बहुत कम ऐसे परसेंटेजेस हम लोग देखते हैं या बहुत कम पॉपुलेशन हम लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा भी कहीं होता होगा या हुआ होगा कि डिवोर्स मान लीजिए नहीं हुआ है, फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं। उस सूरत हाल में क्या सेम कंडीशंस अप्लाई होगी या कुछ चेंज होगा इसमें? बिल्कुल, ये बात वाज़ेह है। ये आपस में तभी वाइफ हस्बैंड होने के इस शर्त से जुदा हो सकती हैं। और मैं क्लियर कर दूं, ये हमेशा वाइफ हस्बैंड रहेंगे। सिर्फ दो सूरत में ये एक दूसरे के लिए वाइफ हस्बैंड नहीं रह जाएंगे, एक डेथ की वजह से, बिल्कुल, दूसरी सूरत ये है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को तलाक दे दें। तो ये दूसरी सूरत तो नहीं है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। बिल्कुल, मुतवज्जिह सिर्फ जुदा हुए, तलाक नहीं हुई है। और पहली सूरत डेथ वाली है, तो डेथ की सूरत में चूंकि ये अभी वाइफ हस्बैंड हैं, लिहाजा वाइफ को हस्बैंड से और हस्बैंड को वाइफ से मीरास मिलेगी। इस मीरास में से एक दूसरे को कोई रोक नहीं सकता है। यानी अगर पूरा खुलासा अगर जो मैं समझाऊँ, आप मेरी रहनुमाई कीजिए कि जब तक अगर डिवोर्स हो और इद्दत का पीरियड खत्म हुआ उसके बाद ही वो वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के लिए नहीं गिने जाएंगे, तो वो उसको औरत को कोई हिस्से में से नहीं मिलेगा, उसका कोई हक नहीं। अलबत्ता अगर वो डिवोर्स भी हो गया है, रिवोकेबल पीरियड के अंदर इद्दत के दरमियान है या सेपरेट हुए है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तब
उसको वाइफ को वो हिस्सा मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये, चूंकि आपने ये बात कही बीच में, लिहाजा उसको और मैं क्लियर किए देता हूं, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान जो तलाक हुई है वो तलाक रजई नहीं है, बल्कि तलाक बाइन है। तलाक बाइन 4 तरह के होते हैं। अगर ये तलाक बाइन है तो फिर ऐसी सूरत में अगरचे ये वाइफ अपने शौहर से जुदा हो चुकी है, तलाक हो चुका है, इसके बावजूद ये वाइफ अपने शौहर से और शौहर अपनी वाइफ से मीरास नहीं लेगा। इन दोनों में अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा पहले से मीरास नहीं लेगा। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए, मान लीजिए ऐसे भी कुछ जगह पर हमने ये देखा है, और हो सकता है आप बिल्कुल इसमें बहुत बेहतर जानते होंगे, हमारे नाजरीन को इसमें आप हेल्प कीजिए कि कितनी बार ऐसे भी हमने देखा है कि जो वाइफ है वो खुला लेती है या शायद शौहर है वो खुला ले लेता है, उस सूरत हाल में कवानीन किस तरीके से बदलते हैं? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये खुला हमेशा ज़ौजा की तरफ से डिमांड की बिना पर ये तलाक के सिगे पढ़े जाते हैं, लिहाजा हमेशा वाइफ की तरफ से ही होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ और चूंकि क्लियर करनी, लिहाजा ये बात और मैं ऐड कर दूं इसमें कि उसमें होता ये है कि लेडी को, वाइफ को कुछ ना कुछ रकम देनी होती है हस्बैंड को, और उस रकम की बिना पर ये तलाक कबूल किया जाता है कि ठीक है मैं अब तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तो उसमें रकम में क्या होता है कि भाई ठीक है हम तुम्हें महर माफ कर देते हैं, मसलन ये एक कॉन्सेप्ट। अब नतीजा क्या होता है कि ये तलाक हो गई खुला। ये तलाक खुला तलाक बाइन का हुक्म रखती है। जैसा मैंने कहा था कि बाइन की 4 किस्में हैं, उनमें से एक ये तलाक खुला है। तो अब जब तलाक खुला हो तो ऐसी सूरत में इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो दूसरा पहले से मीरास नहीं पाएगा, ठीक। लेकिन एक सूरत है, वो सूरत ये है कि इन लोगों ने खुला तो पढ़ा, लेकिन खुला पढ़ने के बाद इन दोनों में आपस में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वाइफ ने जो पैसा हस्बैंड को दिया था या जो चीज़ माफ़ की थी, उससे इन दोनों ने अपनी नीयत को बदल दिया। मसलन वाइफ ने जो पैसा दिया था वो हस्बैंड ने रिटर्न कर दिया, या हस्बैंड ने जो महर के लिए उसने माफ़ कर दिया था, महर रोक लिया था, वो महर उसने उसको अदा कर दिया। तो अब इस सूरत में ये तलाक जो खुला था वो फिर तलाक रजई बन जाएगा। अब जब तलाक रजई बन गया, और इत्तेफाक ये कि तलाक रजई बना था और 2-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, तो चूंकि तलाक बाइन से अब रजई बन चुका है, खुला से अब रजई बन गया है, लिहाजा इस सूरत में अगर इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा पहले से मीरास को पाएगा। बिल्कुल। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में हमें वजाहत की। इरफान भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि हमने ऐसा भी देखा है कि अक्सर लोगों में ये भी डिस्प्यूट होता है कि ये पहली बीवी है, ये दूसरी बीवी है, मान लीजिए एक से ज़्यादा बीवी है या 2 बीवी है, उस सूरत हाल में कवानीन कितने बदलते हैं और वो क्या है? देखिए, जो कानून है जो कि पिछले डिस्कशन में आया है कि वाइफ का जो परसेंटेज है, अगर औलाद नहीं है तो 25% है। जी बिल्कुल। और अगर औलाद हो चुकी है तो वो 12.5% है। बिल्कुल। तो ये वाइफ या वाइफ्स का शेयर मुकर्रर है, यानी अगर एक से ज़्यादा वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सूरत हाल लेते हैं कि 25% वाइफ का शेयर है, औलाद नहीं है, और इंसान की 2 बीवियां हैं जी, और किसी से भी औलाद नहीं है, तो ये जो 25% है ये दोनों बीवियों में बटेगा, इक्वली बटेगा। ऐसा नहीं है कि एक बीवी को 25 दूसरी बीवी को 25, ऐसा नहीं 1 साल का मैरिज हो या 25 साल का मैरिज, कितना भी एप्लीकेबल नहीं है। या अगर 12.5% है, और समझिए ऐसा सिचुएशन है कि वो 12.5% में 4 बीवियां हैं जी, औलाद है, तो इसीलिए बीवियों का हिस्सा 12.5% है, और अगर इंसान की 4 बीवियां हैं तो वो 12.5% ही रहेगा। इस 12.5% को 4 बीवियों में बांटना पड़ेगा, यानी जो 25 डिवाइड कर दो, यानी जो 25 और 12.5 है वो फिक्स है। अब उसमें जितनी बीवियां हैं वो हिस्सा उनमें बटेगा। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने इसकी डिटेल क्लैरिफिकेशन आपने हमें बताया, तो यकीनन ये काफ़ी हद तक कंसेप्ट हमें क्लियर होते जा रहा है, और मुझे यकीनन उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन को भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर इंशाल्लाह आपके सामने पेश हो रहे होंगे। आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको कोई सवाल होगे तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे हमने बात की कि डिवोर्स हो गया, फीमेल मतलब मर्द और औरत का डिवोर्स हो गया, बाज़ औक़ात ऐसे भी मरहले आते हैं कि डिवोर्स तो हो जाता है, इद्दत का पीरियड भी पूरा हो जाता है, तलाक़ बाइन भी हो जाती है, रजाई जो हम कहते हैं वो भी ख़त्म, उस बारे में कंसेप्ट हो जाता है। अब उससे औलाद अगर है
तो क्या औलाद के शेयर पे कोई इम्पैक्ट होगा, या जो पिछले एपिसोड में जो शेयर बताया गया था वो सेम शेयर्स एप्लीकेबल होंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, मैं एक बात वाजे कर दूं अपने नाजरीन के लिए कि डिवोर्स का ताल्लुक वाइफ हस्बैंड से है, बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। यानी वो रिलेशन जो औलाद का माँ से या औलाद का बाप से है वो हमेशा रहेगा। उसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वाइफ हस्बैंड आपस में जुदा हो चुके हैं। तो अब इस बिना पे मैं समझता हूँ कि बात वाजे हो गई। अगर वाइफ पीरियड उसका इद्दत का चल रहा है तब तो वो लेगी, लेकिन औलाद की जहाँ तक बात है, वो चाहे कितना भी वक्त गुजर चुका हो माँ बाप के दरमियान डिवोर्स को, औलाद को उसकी मीरास बराबर से मिलेगी और वो दोनों से मीरास लेगी। यानी आज मसलन बाप की डेथ हुई है तो अपने बाप से मीरास लेगी, अगरचे ये औलाद माँ के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। और इसी तरह से जिस मौके के ऊपर माँ की डेथ होगी, ये माँ से भी अपनी मीरास लेगी, अगरचे ये औलाद बाप के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। तो ये मेयार नहीं है कि ये औलाद किसके साथ रह रही है, मेयार ये है कि औलाद है तो अपने पेरेंट्स से उनको मीरास मिलेगी। यानी चाहे वो किसी के भी साथ रहे, वो लोग का मीरास में उतना ही हक है, उतना ही जो मुअय्यन किया गया उतनी मिकदार में किया उनको उनका हक मिलेगा। मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो टेम्पररी मैरिज से अगर हो, तो उस सूरत हाल में क्या उनका भी शेयर उतना ही है या कुछ सिचुएशन में चेंजेस आते हैं? ये जो औलाद एक इंसान की टेम्परेरी मैरिज की बिना पर सामने आ रही, उनको भी उतना ही हक मिलेगा कि जितना परमानेंट मैरिज की बिना पे दुनिया में आने वाली औलाद को मिलता है। तो मौलाना साहब, मैं इसी के कंटिन्यूटी में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए टेम्पररी मैरिज अभी भी चल रहा है और उसी दरमियान शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो इस सूरत हाल में क्या बीवी मीरास के अंदर वारसा में गिना जाएगी? जी देखिए, वाइफ और हस्बैंड अगर ये आपस में टेम्परेरी मैरिज कर रहे हैं तो इस दौरान अगर इन दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरा पहले से इनहेरिटेंस के तौर पर कुछ भी नहीं पाएगा। ओके। हत्ता ये कि अगर ये इन दोनों के दरमियान वक्त पूरा हो जाने के बाद ये इद्दत का पीरियड भी हो, तब भी उसमें अगर इन दोनों में से किसी की डेथ होती है तो दूसरा किसी तरह की मीरास नहीं पाएगा। जी। एक सूरत है, वो सूरत ये है कि जिस मौके पर ये टेम्परेरी मैरिज कर रहे थे उस वक्त ये शर्त रखी गई थी कि अगर डेथ हो गई इस दरमियान तो फिर इनहेरिटेंस में इनको इनका हक मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह उस्मा आगा सिस्तानी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एहतियात के तौर पर मीरास को इस वाइफ को या इसके हस्बैंड को भी दिया जाए, लेकिन इस सिलसिले में चूंकि एहतियात है लिहाजा अब हमको इसके लिए करना क्या होगा, वो जितने भी वारिस हैं उन सब की रजायत के साथ इस वाइफ को या इस हस्बैंड को उनकी मीरास दी जाएगी। लेकिन उनका कंसेंट होना जरूरी है। जी जी, अगर जो उनका कंसेंट नहीं मिलता है उस सूरत हाल में क्या हो सकता है? यकीनन फिर उस सूरत में चूंकि वो जो शर्त रखी गई थी वो शर्त फिर इस सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा। लिहाजा जो असल कानून था, असल कानून क्या था कि ये टेम्परेरी मैरिज की बिना पर एक दूसरे को मीरास नहीं मिलनी है, तो फिर वो कानून वापस आ जाएगा, वो शर्त अनएक्सेप्टेड हो जाएगी। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल मैं आज के एपिसोड में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बच्चों जो है ना वो अपनी माँ से भी ले सकते हैं, अपनी वाइफ से भी ले सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे ले चलूँ और ये कहूँ कि मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स हो गया है, इद्दत का पीरियड भी पूरा कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस ऑफ डिवोर्स इज कंप्लीटेड। उसके बाद वाइफ ने दूसरी जगह निकाह किया, हस्बैंड ने दूसरी जगह निकाह किया। अब ये हस्बैंड एंड वाइफ की जो औलाद है, जिसकी माँ ने भी दूसरी शादी की, जिसके बाप ने भी दूसरी शादी की, तो उस सूरत हाल में इनके जो करंट स्पाउसेस है उससे कुछ इनको हिस्सा मिलता है या उससे उनको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा? देखिए, मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं आपके लिए, ये माँ बाप की जो औलाद हैं, यानी एक ही माँ और एक ही बाप, ये औलाद अपनी असल माँ से मीरास लेगी और इसी तरह से ये औलाद अपने असल वालिद से मीरास लेगी, एक सूरत। लेकिन दूसरी सूरत पैदा होती है उस वक्त के जिस मौके पर ये खातून अपने साथ कुछ बच्चे लेकर आई है सेकंड हस्बैंड के पास। जी। तो अब जब ये सेकंड हस्बैंड के पास आ रही है तो कुछ मिकदार है कि जो खास तौर पे करार दी गई है वो इस औलाद के लिए माँ के जरिए से अता की जाएगी, जबकि खुद उसकी औलाद नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये उस सूरत में नहीं है कि जहाँ के ऊपर ये हस्बैंड
अपने बच्चों को लेके आ रहा है सेकंड वाइफ के पास, जी। वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये कि जो असल माँ है उससे औलाद अपनी मीरास लेगी, और इसी तरह से जो असल औलाद है वो अपने बाप से भी मीरास लेगी। तो असल यही कानून है कि माँ और बाप, जो हकीकी माँ और हकीकी बाप हैं, उनसे औलाद को मीरास मिलेगी। तो मौलाना साहब, इसी के आगे मैं आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सवाल काफ़ी ज़रूरी है और मेरे नाजरीन को भी मुझे लगता है ये सारे सवालात हो गए। तो हमें ये बताइए कि मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, दोनों ने दूसरी जगह पर शादी भी कर ली है, तो ये सूरत हाल है कि अगर मान लीजिए जो उसकी माँ ने दूसरी शादी की है तो उसका स्टेप फादर कहलाया जाएगा, सौतेला बाप कहा जाएगा। अगर वो सौतेला बाप उनकी बीवी के पहले शौहर के बच्चों को अगर कुछ अपने खुद की रज़ा से कुछ देना चाहे, तो वो किस सूरत हाल में आप देखते हैं और उसे वो किस तरीके से दे सकता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ आपके लिए कि सिर्फ यही नहीं कि ये अपनी वाइफ के पहले शौहर के बच्चों को देना चाहे, बल्कि हो सकता है कि ये खुद अपनी फर्स्ट वाइफ को कुछ देना चाह रहा हो जिसको अब कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। या इसी तरह से ये ज़ौजा चाहती है कि अपने इन लॉज में अपने माँ बाप को, कि जो इन लॉज की शक्ल में हैं, उनको कुछ देना चाहिए। किसी को भी जो मीरास की तकसीम के बाद अगर इंसान चाहता है कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दे, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि जिसकी गुफ्तगू पहले भी आई थी कि 1/3 में उस पर्टिकुलर अमाउंट को वो इंक्लूड करे वसीयत के मौके पर, कि ये वसीयत मैं कर रहा हूं कि इस सो एंड सो अमाउंट को फुला को दिया जाए। हो सकता है वो अपनी एक्स वाइफ को देना चाहे, हो सकता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के अब पैदा होने वाले बच्चों को देना चाहे, या इस तरह से किसी भी शक्ल में इंसान अगर किसी को कोई भी अमाउंट देना चाहे जो शरई तौर पर जायज़ जगह के ऊपर इस्तेमाल करने की बात हो, वहाँ के ऊपर ये इंसान 1/3 के तौर पे वसीयत करेगा और उस वसीयत के मुताबिक ये अमाउंट वहाँ के ऊपर दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इरफान भाई, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को इतना ईजी तरीके से पेश किया कि यकीनन जहनों में ये लॉक हो गया होगा अब तक कि ये कंसेप्ट सारी हद तक इंशाल्लाह क्लियर है। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे नाजरीन को भी ये एपिसोड फ़ायदेमंद रहा होगा, मुफीद बख्श रहा होगा, और आप सभी ने इसके ऊपर नोट्स बनाए होंगे। जैसे मैंने हर एपिसोड में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवालात हो जो हमारे एक्सपर्ट्स के पास आप भेजना चाहते हैं, तो दिए हुए स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल आईडी मेंशन है। प्लीज़ वो सारे क्वेश्चंस आप ईमेल आईडी के ऊपर आप ईमेल भेज सकते हैं। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा और आपके सवालों के जवाब हमने नहीं दिए होंगे, तो ये सारे सवाल आपके आखिरी 1 या 2 एपिसोड में मैं अपने एक्सपर्ट्स के सामने ये सारे सवालात को पेश करूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपको आपके जवाब इंशाल्लाह मिल जाए एपिसोड्स के थ्रू। तो यही आज, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, और हर वक्त जब भी हमने नोटिस किया है वो वक्त बहुत बहुत तेज़ी से भागता है, तो क्योंकि न चाहते हुए भी मुझे इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करना होगा। देखते रहिए चैनल विन, बने रहिए चैनल विन के साथ। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो दिए हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया के हर कोने कोने में ये सारे पैगाम इंसानियत को फैलाइए, क्योंकि अगर इससे किसी का फ़ायदा हुआ और आखिरत में उसको उसका नतीजा मिलेगा, तो आपकी इसमें पार्टनरशिप रहेगी। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। जब अगली बार मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे, यानी अब तक तो हमने मर्द की बात की, अगर मरने वाली इंसान औरत है तो उस सूरत हाल में क्या क्या कंडीशंस होगी, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, बने रहिए चैनल विन के साथ। मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।